और बेहतर बताएंगे। प्रकाश जी, जरा आपकी बात। देखिए, कंगना रनौत जो है वो अभी दुखी इसलिए चल रही कि उनकी फिल्म आने वाली है और वो फिल्म बहुत दिनों पहले आनी थी, चुनाव के पहले रिलीज करने वाली थी वो इमरजेंसी फिल्म। इसकी वो प्रोड्यूसर भी हैं, मणिकर्णिका फिल्म उनकी कंपनी का नाम है। तो वो इस फिल्म को रिलीज करना चाहती थी। चुनाव में उन्हें लगा कि अगर मैंने रिलीज कर दी तो फिल्म पिट जाएगी। उसकी तारीख आगे बढ़ती रही। फिर ये हुआ कि 15 अगस्त के मौके पर रिलीज की जाएगी, लेकिन तब भी नहीं हो पाई। और अब वो उस फिल्म को 6 सितंबर को रिलीज करना है। कंगना रनौत कितनी विदुषी अभिनेत्री हैं या नागरिक हैं, ये तो उनकी डिग्रियां देख के बताया जा सकता है। वे स्मृति ईरानी का क्या कहना चाहिए, कार्बन कॉपी कही जा सकती हैं इन सब मामलों में। उनके बयान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बयानों से उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी और उनकी फिल्म को फायदा होगा, जिसकी संभावना बिल्कुल भी कम है। क्योंकि इमरजेंसी को गाली देते देते वे इंदिरा जी के बारे में कुछ कुछ बोल जाती हैं, फिर वो किसानों के बारे में बोल जाती हैं, और वो क्या बोलती हैं मेरे ख्याल से वो खुद भी नहीं जानती होंगी कि वो क्या बोल रही है। जो खुद ड्रग लेने की आदी रही हैं, उन्होंने ये बात कैमरे में कही है, इंटरव्यू में कही कि मैं ड्रग लेती थी, ड्रग्स लेती थी तरह तरह के। लेकिन अब वो दूसरे लोगों पर आक्षेप लगाती हैं तो वे लोग उन्हीं पर हंसते हैं कि कैसी अभिनेत्री है। मुझे लगता है कि फिल्मों में जिस तरह के आइटम सॉन्ग होते हैं, वैसे राजनीति में भी कुछ कैरेक्टर आइटम सॉन्ग की तरह होते हैं। तो वो राजनीति में जो कर रही हैं, वो राजनीति की एक खास कैरेक्टर की भूमिका में वो हैं, और उस भूमिका में लोग उनका मजा लेते हैं। जैसे कि राजनीति में तरह तरह के कैरेक्टर होते हैं, तो वो भी एक तरह की कैरेक्टर है। अब कंगना रनौत के सामने अपनी फिल्म को सफल बनाना बड़ी चुनौती है। आप देखिए कि पिछले करीब 2 हफ्ते से वो हर रोज कोई न कोई बयान उल्टा सीधा दे रही हैं, और ये बयान 15-20 तारीख तक अगले महीने की चलती रहेगी, जब तक कि उनकी फिल्म बुरी तरह से पिट कर बाहर न हो जाए। ये बात तय है कि उनकी फिल्म का पिटना तय है, जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी को पोर्ट्रे किया है। और फिल्म के ट्रेलर मैंने देखा है, उसमें उन्होंने गलत तथ्य पेश किए। उस फिल्म के ट्रेलर में इंदिरा गांधी को यह कहते दिखाया कि मैं ही कैबिनेट हूं, मैं ही पीएम हूं। एक और डायलॉग बड़ा ही विवादास्पद है, जिसमें ये बात देवकांत बरुआ ने कही थी, जो उन दिनों कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो कंगना रनौत ने जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का रोल किया है, वे कहती हैं, एक इंदिरा गांधी के रूप में कहते दिखाया कि मैं ही इंडिया हूं और इंडिया ही मैं हूं, जो बात इंदिरा गांधी ने कभी कही ही नहीं। यानी तथ्यों से हेरफेर करना, गलत तथ्यों को पेश करना और किसी भी तरह से अपनी फिल्म को हिट करवाने की कोशिशें करना, ये उनकी कोशिश का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने जब उनको टिकट दिया था तो शायद यही सोच कर दिया था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिससे बीजेपी के सम्मेलनों में रोचकता बनी रहे, दिलचस्प प्रसंग आते रहें। यही सोचकर उन्हें टिकट दिया होगा। लेकिन उन्हें लगा कि वे बहुत ही क्रांतिकारी अभिनेत्री हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं इस देश में। दूसरे अमित शाह होंगे, लेकिन जो कहती है कि देश उन 2014 में आजाद हुआ था, देश का विकास 2014 के बाद ही हुआ, तो इतनी कम समझ रखने वाली स्त्री को अगर संसद में भेज दिया जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। स्मृति ईरानी ने जरूर बड़ी विलक्षण डिग्रियां ले रखी थी अमेरिका से। उनकी बेटी ने भी गोवा में बहुत सारे बिजनेस शुरू किए थे, उनके पति भी बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं कही कि देश की आजादी 2014 में हुई। उन्होंने तो ये भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। निश्चित ही सुभाष चंद्र बोस को भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था, लेकिन वो स्वयंभू थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। ये आजादी की परिकल्पना के वक्त ये बात दावा किया गया था कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरह की बातें तोड़ मरोड़ कर वो कहती आई हैं, फिर राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, जो निहायत ही आपत्तिजनक है, और एक वरिष्ठ नेता के आगे
उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी थी। एक और मजेदार प्रसंग, इस प्रसंग का पहलू यह है कि राहुल गांधी ने कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, न प्रियंका ने लिया, न कांग्रेस के और लोगों ने लिया। लेकिन बयानबाजी उन्होंने की है, किसानों को जिस तरह रेपिस्ट कहा है और ये कहा कि वहां लाशें लटक रही थी, ऐसी बातें कहने पर यह तय है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से उन्हें डांट पड़ी होगी और अब शायद वे अपनी जुबान पर कुछ ताला लगाएं। दूसरा पहलू यह कि जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, कश्मीर में चुनाव होने वाले, जम्मू कश्मीर में, वहां बीजेपी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, जिस तरह का तांडव बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्ट आती है और फिर वापस होती है और फिर लिस्ट आती है और फिर उसमें करेक्शन होता है और 44 लोगों की लिस्ट, 45 लोगों की लिस्ट घटते घटते 1 दर्जन लोगों की लिस्ट भी नहीं बचती। तो उससे लगता है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है जो देश में 28 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन उसे एक ढंग का टाइपिस्ट नहीं मिल पाया। बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि वो सूची में कुछ टाइप की गलती थी, टाइपो इधर था, इसलिए उसे बदला गया। यानी इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति कार्य नहीं करता जो सही टाइप कर सके। तो बड़े विचित्र बात है, चिंता की बात है। रहे हैं तो वो सब भी क्या यहाँ पर एक फंसे हुए प्रधानमंत्री और नेता के रूप में नजर आते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि अब हालात उनके पक्ष में नहीं है। अब देश बीजेपी के साथ नहीं है, जैसा कि कभी कुछ समय पहले था। जब बीजेपी सत्ता में आई तब कुछ समय के लिए बीजेपी की पिच पर कांग्रेस खेला करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो हालात नहीं रहे। अब नए हालात हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब सवाल यह कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार अपने फैसले बदल रही है, पीछे जा रही है, आप गिनती कर सकते हैं, कम से कम आधे दर्जन फैसले तो ऐसे हैं जो सरकार अपने जिस दृढ़ता से आगे आई थी वहां से वो पीछे हो गई। इसका मतलब ये बात समझ चुकी है बीजेपी की अब इस खेल में हमारे नियम नहीं चलने वाले, अब नियम चलेंगे इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के या प्रतिपक्ष की दूसरी पार्टियों की। ये बात वो समझ चुके हैं। और तो और अब तो चिराग पासवान भी मौसम वैज्ञानिक हो गए। आप अंदाज लगाइए, उनके पिता की तरह वो भी मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं, जो कहते थे कि मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। तो अब वो भी बात कहने लगे कि साहब जाति जनगणना होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के 5.3% उस समाज के लोग हैं बिहार में, लेकिन वो भी अब प्रधानमंत्री के साथ आगे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी जैसे जैसे लोगों को यह बात समझ में आएगी कि जनता की राय, जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, तो वे दल जो इंडिया अलायंस के दल माने जाते हैं वे भी धीरे धीरे करके खिसक जाएंगे। और यही खतरा है नरेंद्र मोदी को कि वे अपने 5 साल पूरे करेंगे तो कैसे, और कर भी पाएंगे या नहीं, ये भी सवाल है। तो सवाल ये कि अब सवाल 2029 का नहीं है, सवाल तो हर रोज खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार आगे चलेगी या नहीं चलेगी। और जिस तरीके से एक आम लोगों के मन में माहौल है, आम लोग जो चर्चा करते हैं कि बहुत साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को और अब कभी भी सरकार बदल सकती है, गिर सकती है। अगर आम आदमी ये बात करने लगे जो राजनीति का विशेषज्ञ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वाकई इस देश में कुछ तो कुछ होने वाला है। अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होना है, झारखंड के चुनाव का ऐलान होना है। तब महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होने के बाद आप देखेंगे कि हालात और भी अलग होंगे। तब बीजेपी के सामने चुनौतियां और भी खड़ी होंगी, अलग होंगी। अचानक अगर शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है तो इसका मतलब यह कि कुछ तो कुछ बात गंभीर है। और शरद पवार ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से कहा कि लगता है यह सरकार मुझ पर ज्यादा निगरानी करना चाहती है। उन्होंने जो बात कही मराठी में, उसका आशय यही है। तो आखिर जिस शरद पवार के खिलाफ ईडी की जांच होनी थी, जिनको ईडी का नोटिस मिला था, उन्हें अचानक Z+ सिक्योरिटी क्यों देने की बात की जा रही। तो इसका मतलब है कि शरद पवार के मूवमेंट जरा
उनके उनकी गतिविधियां स्कैन की जा सके, ज्यादा गंभीरता से स्कैन की जा सके, ये एक उद्देश्य रहा होगा। तो महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी बहुत विचलित है। हरियाणा में देख चुके हैं किसान आंदोलन के बाद जो हाल हुआ, और किसानों ने जिस तरह से प्रतिकार किया इस तरह की बयानबाजी का, और जो जवाब दिया कि एक भी प्रकरण बता दीजिए, तो ये कोई जवाब अभी बीजेपी के पास नहीं है। और बीजेपी को हरियाणा जीतना है, ये उसका लक्ष्य है, लेकिन जीतेगी कैसे, ये उसकी बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर उसके हाथ में आ नहीं रहा है, झारखंड में माहौल अनुकूल नहीं है, और महाराष्ट्र के बारे में तीन दल मिलाकर जो बात करना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस के बारे में पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है कि उन्हें दिल्ली की राजनीति में बुलाएं या महाराष्ट्र में ही काम करने दें। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने चुनौतियां राष्ट्रीय है, लेकिन अभी जो तात्कालिक चुनौती है कि उपचुनाव में कैसे बीजेपी अपनी सीटें बचाए, उसकी भी मुसीबत आ गई। जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों में बीजेपी कैसे जीतेगी, कैसे योगी जी अपनी लाज बचाएंगे, बीजेपी की रक्षा करेंगे, ये चुनौतियां। तो 4 राज्यों के चुनाव और कुछ उपचुनाव, वहीं बीजेपी अटकी हुई है। अब 2029 तो उसके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए, वो हर बात बहुत स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी मेरी गुरु है, बीजेपी मुझे बताती है कि मुझे क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति बड़े बड़े पद पर पहुंचता तो वो तय करता है कि मुझे क्या क्या काम करना है और क्या क्या काम नहीं करना। और दुर्भाग्य से ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जरूर तय किया होगा कि मैं प्रधानमंत्री बना तो क्या क्या करूंगा, लेकिन वे ये बात भूल गए कि उन्हें क्या क्या नहीं करना, और जो बात उन्हें करनी चाहिए थी वहां वे कर नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं करनी चाहिए वो कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारतीय समाज के लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करके अपना सीना ठोकना, ये अलग बात है, लेकिन वैश्विक मंच पर आप कैसे भारत को मजबूत बनाएंगे, इस बात के बारे में सोचना अलग बात है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत सारी है। जितनी चुनौतियां बाहर है, यानी प्रतिपक्ष की तरफ से, उससे ज्यादा चुनौतियां बीजेपी के पास अपने भीतर है। हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र